तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज कई टिप्पणियां भी सामने आएंगी और हाई लेवल मीटिंग हुई, इसमें कई बातें निकलकर सामने आई, लेकिन यहाँ पर एक अपडेट हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि तीनों हमलावरों से लगातार पूछताछ जारी है। ऐसे में उनके नामों के बारे में, उनके नामों को रिवील करने से हालांकि पुलिस ने भी इनकार कर दिया है। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, 3 नाम तो जो कल हत्याकांड के तुरंत बाद सामने आया उसमें लवलेश बताया जा रहा है, एक का नाम उमेश बताया, तो अलग अलग नाम बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस जो पूछताछ कर रही है, कहाँ कर रही है, उसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस आइडेंटिटी छुपा रही हो कि जब पूरी जानकारी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कहाँ से आए थे और किसने उन्हें भेजा था या वो खुद आए थे, तब उसके बाद हो सकता है कि वो खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करे और उसके बाद उन सारी बातों को बताए। पर इस पर जिस तरीके से जो हम कहें कि जो जुडिशरी के और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ की हत्या के बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्वरूप रानी अस्पताल में अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम होने वाला है और ऐसे में 3 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। स्नेहलता हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्नेहलता, स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम होने वाला है और 3 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा, साथ ही साथ वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी इस पूरे पोस्टमार्टम की। हर्षा, अमूमन ऐसा जब हाई प्रोफाइल केस होता है या फिर किसी भी पोस्टमार्टम में तो ऐसा रिपोर्ट के लिए, विसरल रिपोर्ट के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। स्वरूप रानी अस्पताल की बात करें तो 2.5-3 किलोमीटर दूर है जहां हम मौजूद है, यहाँ से वहाँ पर पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद क्या होगा इस पर भी निगाहें रहेंगी। उसकी प्रशासन ने पूरी तरीके से खाका तैयार कर लिया होगा, उसकी तैयारी पूरी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अब पोस्टमार्टम किया जाना है, ये अहम रहेगा। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल है स्वरूप रानी, वहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाना है। इसके साथ देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र सारी चीज़ें बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हाई अलर्ट पे रहा। अब जाके इन गलियों से लोगों का निकलना शुरू हुआ है। अब देखिए, सुबह का वक्त है, लोगों ने सहरी की है, नमाज किया है, अदा किया है और अब वो बाहर निकलना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसे वो बाहर निकल रहे हैं उनको अपनी गली पुराने रंगों रूप में नहीं मिल रही है। लोगों को वैसा माहौल नहीं दिख रहा है जैसा कि वो अमूमन देखा करते थे। इस गली के बाहर देखिए, लोगों की आवाजाही पर रोक है। इधर आने जाने के लिए, टहलने के लिए मना किया गया है। यहाँ पर सर इधर नहीं आ जा सकते ना, अभी इधर से चलना फिरना मना है ना इन लोगों का, इधर नहीं, इधर कोई नहीं जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये भी है कि इस तरफ नहीं आना है। गली के लोग जो हैं वो उसी तरफ रहे, बेवजह यहाँ पर चहलकदमी या फिर वॉक या फिर कुछ साइड हो जाएंगे। सुनील, देखिए, जिसकी अपनी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाए थे क्या कल रात, तो अब पार्क कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी अपनी गाड़ी है, ये कल रात के वाकये की वजह से इसे पार्क नहीं कर पाए थे अपने घर के सामने। जो जहाँ थी गाड़ी उसको वहीं छोड़नी पड़ी थी। कल की कंडीशन को देखते हुए आज इनको मौका मिला है कि अपने घर के सामने ये अपनी गाड़ी लेकर के आए हैं, परमिशन लेकर के जब पुलिस से, तब जा कर के यहाँ के लोगों की रात तो ऐसी बीती है, जिसकी गाड़ी जहाँ थी वो वहीं छोड़ करके अपने घर वापस आया। जो सिचुएशन जैसी थी वो लोगों ने छोड़ा और अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और नहीं झाँका। यहाँ पर अलाउड भी नहीं है और अभी भी देखिए, इस गली में आना जाना नहीं है और बहुत ही इक्का दुक्का लोग हैं जो बाहर निकल पा रहे हैं। किसी ज़रूरत की वजह से, किसी काम की वजह से ही उनको आने जाने मिल रहा है, वरना आम लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है। गलियों से होता हुआ अगर कोई मेन रोड तक जाता है तभी जा सकता है। इधर चहलकदमी के लिए, रोकने के लिए देखिए, रात भर पुलिस तैनात रही और अब सुबह हो चुकी है, अभी भी कोई आदेश नहीं है। ये रास्ता भी चालू नहीं होगा ना सर, बैरिकेड रहेगा ना, तो ये बैरिकेड ही रहने वाला है। यहाँ पर अभी भी चीज़ें नहीं खुलने वाली हैं। आम लोगों को कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। जनरली गलियों से होता हुआ मेन रोड पे जाने का है जरिया, लेकिन आज इस सड़क पे इस रास्ते से नहीं जा सकते। मौजूदा स्थिति ये है। पोस्टमार्टम के बाद किस तरीके की हलचल होती है, क्या सिचुएशन होती है, उसे देख के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली होगी। बहरहाल रात भर यहाँ शांति रही, कोई हलचल नहीं रही मीडिया और पुलिसकर्मी के अलावा। बिल्कुल स्नेहलता, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर काफी खामोशी देखने को मिल रही है। ऐसे में स्नेहलता, बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। सस्पेंस लगातार बरकरार है कि क्या वो सरेंडर करेंगी या सामने आएंगी या नहीं आएंगी।
देखिए ये सवाल है, अभी इस सवाल का जवाब नहीं खुल करके सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ की मौजूदा स्थिति या फ्रंट लाइन पे जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो है शांति व्यवस्था, है ना। उसे मेंटेन रखने के लिए किसी तरीके की इस खबर के बाद यहाँ पे, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहा है और यहाँ पे अपने लोग हो सकते हैं, यहीं से ये जो पश्चिमी इलाका है प्रयागराज का, ये प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है अतीक का। ऐसे में इस जगह को शांत रखना, रात भर मॉनिटर करना कि कहीं कोई प्लानिंग ना करे, कहीं किसी तरीके से लोगों का जो आक्रोश या फिर कोई भी अगर लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो कंडीशन से कैसे अवॉइड की जाए, ताकि फर्दर जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है उसे अवॉइड किया जाए। जिस तरीके की परिस्थितियाँ ना बने उसके लिए मेहनत की गई है, वो दिखाई दिया है। रात भर ऐसा ही माहौल रहा, पूरे कई थानों की पुलिस रही और रात भर ड्यूटी पे रही और कोशिश यही रही कि पश्चिमी क्षेत्र पर नज़र बना करके रखे, इंटरनेट बंद करके, और ग्राउंड पर भी हर एक तरफ से नज़र रखने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पर अति का प्रभाव क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट या जो जिन लोगों से जैसे रिश्ते रहे हों उस हिसाब से। आप मॉर्निंग वॉक पे आए हैं सर? इधर तो आज जाना आना मना है। हम ना सीनियर अफसर हैं। अच्छा। सागंज थाने के कुतवा लीग हम मेन हैं। अच्छा जी। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है, इनको यहाँ पर जाने का मौका मिल गया है तो ये यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इक्का दिक्का लोग ये हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े। अनुभव, बताया जा रहा है कि आज शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकते हैं, इसमें पूरे इस चीज को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल जब वहाँ पर अस्पताल के भीतर जो है वो गोली मारी गई, तब वहाँ पर दो महिलाएं ज़रूर पहुंची थी। एक बुजुर्ग महिला थी और एक थोड़ा यंग एज की महिला थी। हालांकि एक ने तो अपना चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन जो दूसरी बुजुर्ग महिला थी वो कह रही थी कि ये पुलिस ने मारा है, मिली भगत है, सबने मिलकर मारा है। और जब पूछने की कोशिश की मीडिया ने तो साफ तौर पर उनका कहना था कि वो उनकी पड़ोसी हैं। हालांकि पड़ोसी ना हो सकता कोई रिश्तेदार हो, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी का खुलासा नहीं किया था। वो पहुंची जरूर थी और तुरंत पहुंच गई थी, जैसे ही घटना हुई उसके आधे घंटे के भीतर ही वो पहुंच गई थी। और उसी के बाद से ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन आज सरेंडर कर सकती है, शाइस्ता भी पहुंचेंगी। और देखिए, शाइस्ता परवीन जिस तरीके से फरार है, शाइस्ता परवीन पर भी पुलिस ने इनाम घोषित किया हुआ, पर शाइस्ता कहाँ ये किसी को पता नहीं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो प्रयागराज में ही कहीं मौजूद है, क्योंकि अब अतीक अहमद की भी हत्या हो गई है, अशरफ की भी हत्या हो गई है, असद को पुलिस ने पहले इनकाउंटर में मार गिराया, तब तो शाइस्ता परवीन बाहर नहीं निकली। अनुभव, यहाँ एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, अतीक अशरफ की हत्या के बाद यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिलों में फ्लैग मार्च करेगी पुलिस की टीम, पूरे यूपी भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में लोगों से घरों से ना निकलने की भी अपील की गई है। तो पूरे यूपी भर में यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। पहले प्रयागराज में हाई अलर्ट था, धारा 144 लागू थी, लेकिन अब ऐसे में सभी जिलों में फ्लैग मार्च करेगी पुलिस की टीम। पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में लोगों से बाहर ना निकलने की भी अपील की गई है। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च भी करने वाली है। अनुभव, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है आपका? पूरे यूपी भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, ये तो कल जब मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक हुई थी उसके बाद ही ये कहा गया कि सभी जगहों पर धारा 144 यानी पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। और जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है, हालांकि प्रयागराज में तो कल ही जो है वो हाई अलर्ट पर कर दिया गया था, पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट किया गया। और देखिए, वाकई क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है अतीक की, अशरफ की, हालांकि अपराधी हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं इनके ऊपर और ये हम क्या माफिया हैं, उनकी हत्या हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस के अभिरक्षा में ये हत्या हुई है। तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कत न होने पाए, कानून व्यवस्था की स्थिति से कोई खिलवाड़ न करने पाए, इसको लेकर ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि हर जगह शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए और ये पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमने तो कल ही देखा, राजधानी लखनऊ में ही तमाम जगहों पर पुलिस गश्त कर रही थी। प्रयागराज की तस्वीरें हमने दिखाई, लखनऊ की तस्वीरें दिखाई, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर भी पुलिस गश्त कर रही थी। तो अब पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि कोई भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन
उत्पन्न हो तो उससे पुलिस निपटने के लिए तैयार है। पर ऐसा देखिए बहुत कम गुंजाइश है कि इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है कि कहीं कानून व्यवस्था को लेकर कुछ बवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई अपराधी मारा गया है तो ठीक है, अपराधी है वो मारा गया है, लेकिन हाँ यही सवाल है कि पुलिस की अभिरक्षा में कैसे मारा गया। ये एक बड़ा हम कहते हैं चुनौती है, कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती है। लेकिन अधिकारी भी अलर्ट पर हैं, मुख्यमंत्री ने खुद निर्देशित किया है कि सभी को अलर्ट पर रहना है। और हमें तो कहीं भी ऐसी कोई कहीं सुनने को ही नहीं मिला कहीं पर कुछ लोग जुट गए हों। या अगर लखनऊ की बात करें, हाँ प्रयागराज में ज़रूर कुछ जगहों पर हुआ होगा, वहाँ पर कुछ लोगों ने ज़रूर कुछ हंगामा किया होगा, हो सकता है किया, क्योंकि खुद अतीक प्रयागराज का ही रहने वाला था, तो इसलिए कुछ लोग ज़रूर उसके जो समर्थक होंगे वो उसके समर्थन में आ सकते हैं। पर ऐसा लखनऊ में नहीं है, ऐसा आगरा में नहीं है, ऐसा वाराणसी में नहीं है, क्योंकि अतीक का जो कुछ भी हम कहें कि खौफ था वो प्रयागराज में ही था और उसके लोग भी थे तो वो प्रयागराज में ही थे। अगर वो कुछ करेंगे भी तो प्रयागराज में ही करेंगे। और जिस तरह से योगी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर आगे बढ़ती है, उसका तो यही कहना है कि हमने यूपी की कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, यूपी के किसी भी ज़िले में चले जाइए तो हर व्यक्ति से आप पूछिए तो वो यही कहेगा कि हाँ कानून व्यवस्था चुस्त है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत समस्या कहीं नहीं है। पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी अगर अनवांटेड सिचुएशन होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार रहे। अनुभव, 3 हमलावर थे जो कि मीडिया कर्मियों के वेश में आए थे, उनसे लगातार इस वक्त पूछताछ की जा रही है। अंदर खाने कोई खबर मिल पा रही है? देखिए उनसे कहाँ पूछताछ हो रही है, कौन कौन अफसर पूछताछ कर रहे हैं, इस बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हत्याकांड के बाद उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था और फिर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया था। जब ठीक है, जब वो खुद सरेंडर कर रहे हैं तो पुलिस क्या पकड़ेगी, वो तो चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, स्नेहलता का रुख कर लेंगे। स्नेहलता, अंदर खाने हमलावरों को लेकर क्या कुछ खबर मिल पा रही है? अभी पूरी रात का जिक्र करें तो अंदर खाने से तो इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि जहाँ जितनी चीज़ें मैंने नोटिस करी है हर्षा, वो इन तस्वीरों में छुपी है। वो ये है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि अनुभव ने कहा पूरे प्रदेश में हो सकता हो कि इस खबर का इम्पैक्ट वैसा ना हो, लोगों ने आश्चर्य जताया हो या फिर उन्हें लगे कि ये क्या हो गया, लेकिन प्रयागराज में ऐसा नहीं है। प्रयागराज को बड़े संवेदनशील तरीके से हमने रात भर गश्तें देखी हैं, हमने रात भर इस सड़क पर हूटर्स की आवाज़ सुनी है, हमने रात भर इस सड़क पर परिंदा पर ना मार सके इस तरीके की सुरक्षा देखी है। और अभी भी वहां पर पुलिस बल तैनात है, रात भर इन्होंने ड्यूटी करी है, मीडिया मौजूद रही और पुलिस मौजूद रही। बाकी अब जाके इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं सुबह के वक्त, लेकिन रात भर इसी तरीके के हालात रहे। पश्चिमी क्षेत्र के मद्देनज़र जनप्रतिनिधि था और अपने लोग थे, यहीं से पैदाइश, यहीं पर पला बढ़ा और अपना साम्राज्य फैलाने की पूरी कोशिश। तो इस तरीके से कुछ लोग हैं अपने हो सकते हैं, ये सोच करके पूरे रात भर प्रिकॉशन लिया गया, गश्तें बढ़ाई गई, गश्तें चलती रहीं, कम नहीं हुई और ये नज़र में रखा गया कि किसी भी तरीके से कोई भी प्लानिंग। और ये इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अतीक और अशरफ के हमलावरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। एक हमलावर के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हमलावरों से लगातार पूछताछ जारी है, ऐसे में बड़े खुलासे सामने आएंगे। और बताया जा रहा है कि एक हमलावर के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई है और बाकी दोनों के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। तो अतीक और अशरफ के हमलावरों से लगातार पूछताछ जारी है, इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि एक हमलावर के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है, वहीं 2 जो बाकी के हमलावर थे उनके पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जिससे अतीक और अशरफ पर हमला किया गया था। तो इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रही हैं। अतीक और अशरफ के हमलावरों पर यह बड़ा खुलासा आपको बता रही है। अतीक और अशरफ के हमलावरों के पास पिस्टल थी, जिनमें से एक हमलावर के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी, वहीं 2 हमलावरों के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है। स्नेहलता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। स्नेहलता, हमलावरों के पास से पिस्टल बरामद की गई और बताया जा रहा है कि एक के पास ऑटोमेटिक थी, वहीं 2 बाकी के जो 2 हमलावर थे उनके पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की गई है।
बिल्कुल हर्षा, कल जब मैं इस जगह पे आई तो फॉरेंसिक टीम जो थी वो प्लास्टिक में और मौके से जो चीज़ें लेकर के जाती हैं वो उनमें 2 पिस्टल भी थी। पिस्टल तो थी, लेकिन इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो किस तरीके की पिस्टल थी, कहाँ की पिस्टल थी, क्योंकि हथियारों की बनावट और जो चीज़ें हैं एक्सपर्ट्स वो देखते ही बता देते हैं कि वो कहाँ से आई हैं, कौन सी हैं और किस जगह पर बनी हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब ये बड़ा खुलासा है कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्टल थी ये जो बरामद की गई हैं और इसके ज़रिए क्या कुछ और पता लगता है, क्योंकि उन्हें ये हथियार मिले कहाँ से और ये बहुत बड़ा सबूत होता है। तो कल फॉरेंसिक टीम जब मौके से सब चीज़ें ले गई, जिसमें 3 बाइक भी शामिल थी और वो तमाम चीज़ें जिसे अभी हमने आपको दिखाया हॉस्पिटल के परिसर में मार्क किया गया है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उसे मार्क किया गया अच्छी तरह से। तो उसमें जो मिली पिस्टल है उसको हमने देखा था और अब यहाँ पर जो अगली कड़ी है उस पर निगाहें टिकी हैं। स्वरूप रानी अस्पताल जिसका जिक्र किया जा रहा है यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर है और उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम होना है। तो कल जितनी चीज़ें सबूत के तौर पर मिली थी, अब धीरे धीरे उन चीज़ों की जानकारी भी हर्षा छन करके आएगी, उन चीज़ों की डिटेल्स आएगी, जैसे कि वो बाइक मिली थी, वो बाइक कहाँ की है और पिस्टल मिले हैं तो उस पिस्टल की और जानकारी क्या है। जैसे अभी प्राइमरी लेवल पे पता चल रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं हथियारों की और वो और डिटेल्स और खुलासा करेंगी कि आखिरकार कहाँ से आई थी, क्योंकि हथियारों की वजह से ही कुछ और कनेक्शन भी पता लगते हैं। हथियार मुहैया कराए गए थे, खरीदे गए थे, किससे खरीदे गए थे और क्या इन्हीं लोगों ने खरीदा था, इन लोगों ने खरीदा था तो इनकी मदद किसने की थी, हथियार आया कहाँ से, ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत अहम कड़ी का काम करेंगी इस केस की जांच को खोलने में। देखते हैं आगे और कौन कौन सी जानकारी आती है। फिलहाल ये अहम है कि दोनों जो पिस्टल मिली थी जो कल टीम लेकर के गई थी उसमें एक ऑटोमेटिक है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। बिल्कुल स्नेहलता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिस्टल बरामद की गई है, बाइक बरामद की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्लानिंग के तहत हमला किया हुआ लग रहा है। बिना प्लानिंग के इतनी बड़ी हिमाकत नहीं की जा सकती है। बाकायदा बहुत रेकी करके, बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके, लगातार काफिले को फॉलो करने के बाद यहाँ पर इस स्टेप पर आकर के गोली मारने की हिम्मत दिखाई गई होगी। लेकिन ये किसके इशारों पर प्लानिंग की गई है, इस प्लानिंग को करने वाले कौन कौन लोग थे, क्या ये सिर्फ प्यादे थे, मोहरे थे जो कि सामने आए, इनके पीछे भी कई लोग थे, ये तमाम चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे खुल करके सामने आती हैं, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल स्नेहलता, और जैसे कि आपने दिखाया कि वहां पर हाई अलर्ट जारी है, धारा 144 लागू है। ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि पूरे यूपी भर में इस वक्त हाई अलर्ट हो गया। बिल्कुल, और पूरे प्रयागराज का भी हम जिक्र कर लेते हैं हर्षा। ये तो बहुत ही हॉटस्पॉट कह लीजिए या एपिसेंटर है पूरे इवेंट का, लेकिन प्रयागराज की सड़कों पर भी अमूमन ये माना जाता है कि यहाँ सारी दुकानें खुल जाती हैं। और हमने पूछा कि चाय कहाँ मिलेगी, कैसे है, तो उनका ये कहना है कि यार रात भर दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई दुकान नहीं खुली है और अब कब खुलेगी इसका अंदाज़ा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अगले परमिशन के हिसाब से ही जिस तरीके का माहौल है इधर लोग नहीं आ रहे हैं और इसीलिए दुकानें भी नहीं खुली हैं। जबकि ये जो आप सड़क देख रही हैं, ये दुकानें ईद की वजह से आने वाले वक्त में जो नज़दीक का त्यौहार है हर वक्त खुली रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ बंद है। जो चलती फिरती सड़क थी, लोग वॉक के लिए निकलते थे, वो सब खाली है। बिल्कुल स्नेहलता, हम देख पा रहे हैं कितनी खामोशी इस वक्त वहां पर छाई हुई है। हाई अलर्ट वहां पर लगाया गया है, धारा 144 लागू है। आवाजाही आप देख सकते हैं किस तरह बंद पड़ी है, लोगों का आना जाना यहाँ पर बेहद कम नजर आ रहा है और ऐसे में अब पूरे यूपी भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और लगातार पुलिस चाक चौबंद है, हर जगह गश्त दी जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। और आपको इसी बीच बता दें कि 3 डॉक्टर्स का पैनल आज अशरफ और अतीक का पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, क्योंकि जो संवेदनशील मामले होते हैं उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाती है। लेकिन रिश्तेदारों को शव सौंपने पर अब भी फैसला नहीं हो पाया है। स्नेहलता, इसको लेकर कोई अपडेट? अभी तो नहीं मेरे पास कोई मौजूदा अपडेट है हर्षा, क्योंकि फिलहाल सभी चीज़ें इसी पर फोकस रही थी।
हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और ये सब कुछ खाका तैयार कर लिया गया होगा कि कैसे क्या क्या करना है। हालांकि डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एक ही चीज़ है प्राइमरी लेवल पे कि स्वरूप रानी अस्पताल में यहाँ पोस्टमार्टम होना है। स्नेहलता, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, मर्डर के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा देखने को मिल रहा है और 24 घंटे खुली रहने वाली दुकानें भी बंद देखने को मिल रही हैं। ऐसे में धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, अलर्ट लगातार जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की सख्त सुरक्षा देखने को मिल रही है। स्नेहलता, लगातार आप तस्वीरें दिखा रही है, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है वहां पर। बिल्कुल, कल रात से ही अर्षा ये सारी फैसिलिटीज बंद कर दी गई थी क्योंकि बड़ी तेजी से वो वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा था। प्लस इंटरनेट वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 2 से 4 लोग जुड़ सकते हैं, आराम से और लोग जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ पे प्लानिंग आसान हो जाती है ना। इजी एक्सेस मिल जाता है, लोगों को रूट पता होते हैं। तो ये सब एहतियातन पहले से ही बंद थी और कोशिश यही थी कि किसी तरीके से लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी, जाम लगाना या आक्रोश जताना। और आक्रोश यानी सेंटिमेंट का लेवल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए एहतियातन सारी चीज़ों को रोक करके रखा गया, कंट्रोल पूरा रखा गया। अभी तक ये कंट्रोल दिखाई ही दे रहा है क्योंकि उसी का असर है। देखिए कि ये सड़कें वीरान पड़ी हैं, लोग अक्सर यहाँ पर सहरी के बाद वॉक पर निकलते हैं, ये दुकानें खुली रहती हैं और लोग चलते फिरते रहते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, बड़े मुश्किल से 1-2 लोगों को मौका मिला है रात भर खुली रहने वाली। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी स्नेहलता, आपको प्रयागराज हमलावरों के कबूलनामे पर बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। तो ये जो तीनों हमलावर थे जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, इसमें बड़ी खबर ये है कि तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं। तो यानी कि ये लोग पहले भी क्राइम कर चुके हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो तीनों हमलावरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक पिस्टल इनसे बरामद की गई है और ऐसे में ये बड़ी खबर कि तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। स्नेहलता, क्या बोल रही थी आप? नहीं, हर्षा आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हमलावरों के कबूलनामे पर बड़ी खबर है। तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। ऐसे में स्नेहलता, तो यानी कि तीनों के पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। बिल्कुल, देखिए अब ये धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है हर्षा, क्योंकि यहाँ से चीजें अब उनकी और जानकारी आएगी। जैसे उन्हें कल डिटेन किया गया, जैसे उन्हें हिरासत पे लिया गया, ये माना जा रहा था कि उनसे पूछताछ करके सुबह होते होते उनके बारे में और जानकारी आ जाएगी और ये अहम जानकारी रही है। अब इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से इस और जानकारी के आधार पर इनको सिर्फ अपने आप से ये करने की हिम्मत मिली या इनकी कोई मदद करने वाला है, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो लगातार बड़े बड़े अपडेट सामने आ रही। हमलावरों पर सबसे बड़ा अपडेट है, तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में लगातार खुलासे हो रही हैं। बड़ा बयान हमलावरों ने यहाँ पर दिया है पुलिस से पूछताछ के बीच कि अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों को मारा है। ऐसे में इसीलिए उन्होंने हमला किया है। अलग अलग मामलों में ये तीनों हमलावर पहले भी जेल जा चुके हैं और बोलते हैं कि अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों पर जो हमला किया है, कहीं ना कहीं उसका बदला लिया गया है। तो ये तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं, यानी कि इन तीनों की पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, अतीक और अशरफ ने कई निर्दोषों को मारा है, ये हमलावर बोलते हुए नजर आए हैं। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपनी ये बात आगे रखी और बताया जा रहा है कि इनकी पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तीनों पहले भी जेल जा चुके हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये तीनों बहुत कम एज के हैं और अगर इतनी कम एज के हैं और इन्होंने इतनी दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई मोटिव होगा। इसके पीछे क्या यही है या फिर इनके पीछे कोई और है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अपराध होता है उसका एक मोटिव होता है, आखिर वो अपराध कोई अपराधी क्यों कर रहा है, और यही सवाल इस मामले में भी है कि आखिर इन तीनों अपराधियों ने अतीक अहमद को, अशरफ को गोली क्यों मारी, अतीक की अशरफ की हत्या क्यों की, क्या इनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी इस वजह से इन्होंने गोली मारी, या फिर किसी ने इनको भेजा था, ये भाड़े के शूटर थे और इनको पैसा मिलता और इसलिए इन्होंने हत्या की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पुलिस इनसे इंक्वायरी कर रही है।
पहले का इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये जेल गए हुए हैं। देखिए ये एक बात सामने आ रही है। दूसरा ये कि इनके पास एक के पास ऑटोमेटिक गन थी, एक के पास सेमी ऑटोमेटिक गन थी। वो किसने मुहैया कराई और इनका क्या अपराध था? जब ये पहले अगर गए हैं तो किस अपराध में गए? ऐसा तो नहीं कि ये जब जेल में गए हो तो वहाँ अतीक की राइवलरी जिससे हो उन्हीं लोगों ने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया हो इनको और कहा हो कि जाके आपकी शूट करना है और ये काम करना है। देखिए जो बात हम कहते हैं कि शार्प शूटर, तो कुछ शार्प शूटर जैसे थे। आप ये देखिए पहली ही गोली जैसे ही अतीक को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल यहाँ से सटा कर मारी है। ये जो शार्प शूटर होते हैं वो इस तरीके से हम कहें कि मारते हैं। अगर कोई नौसिखिया होता तो इस तरीके से गोली नहीं मारता जिस तरीके से पहले अतीक को मारी है, फिर अशरफ को मारी है और उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। आप ये सोचिए कि पहली ही गोली जो मारी उसी गोली में हम कहें अतीक अहमद ढेर हो गया और अशरफ को भी जो पहली गोली मारी यहाँ पर उसी गोली में वो ढेर हो गया। उसके बाद उन्होंने 15 राउंड भले ही फायरिंग की हो, लेकिन ये शार्प शूटर ही इस तरीके से हम कहें कि फायरिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जेल जा चुके हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये हो सकता है कि शार्प शूटर उससे पहले भी बहुत वारदातों को अंजाम दिया पर बहुत कम एज के हैं। और जो गाड़ी इन्होंने जो बाइक इस्तेमाल की उसका भी नंबर फर्जी है, यानी पूरी प्लानिंग थी। 3 दिन से ये प्रयागराज में रेकी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे थे जहाँ पर अतीक को अशरफ को ले जाया जा रहा था। हर एक जगह पर ये जा रहे थे। तो अब जो आसपास के सीसीटीवी होंगे वो भी एक बड़ा सबूत बनेंगे और वहाँ से भी कुछ न कुछ जानकारी पुलिस को मिलेगी। हालांकि पुलिस ने हो सकता है कि वहाँ के आसपास के सीसीटीवी निकाले हों, पर ये तीनों अगर अपराधी हैं, पहले इनके रिकॉर्ड रहे हैं, पहले मामलों में ये जेल गए हैं, तो बहुत आसान है इनके बारे में जान जाना कि आखिर इनके पीछे कौन है, कौन लोग हैं इस पूरे हत्याकांड के पीछे। बिल्कुल अनुभव, तो लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, परत दर परत यहाँ पर खुलती जाएगी और जो पूछताछ है उसी में एक एक कर ये सारे खुलासे होते जाएंगे। स्नेहलता का रुख करेंगे। स्नेहलता, बताया जा रहा है कि 24 घंटे जो दुकानें वहां पर खुली रहती थी आज वो भी बंद पड़ी है, सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है वहां पर। देखिए हर्षा, अब तो नहीं कह सकते हैं डर का माहौल, लेकिन हाँ कल लोग सदमे में थे। कल उन्हें जब अचानक से इस तरीके से गोलीबारी और जो जहाँ पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनका परिवार रहता है, उन्होंने वो सब कुछ देखा था आंखों के सामने, तो उन्हें उस चीज़ का डर समाया हुआ है, उस बात का डर है। क्योंकि विजय लक्ष्मी नाम की महिला है, वो गार्ड और उनकी फैमिली जब वहाँ रहती, उनका कहना है मैं मेरी बेटी के साथ देखने के लिए खड़ी थी, गेट पे ही खड़ी थी ट्रॉमा सेंटर के, कि देखें अतीक और अशरफ को 17-18 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कैसा है। और अचानक से गोलियों की आवाज़ आई तो सदमे में वो एकदम सकपका गया, किसी के कुछ समझ नहीं आया। वो अपनी बेटी के साथ महिला खड़ी थी, वो फटाफट अपने गार्ड रूम में गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा नहीं खोला, गोलियों की लेकिन आवाज़ आती रही। फिर उसने बताया कि वो बाहर निकल कर ये देखने की कोशिश करती है, तो दरोगा साहब कहते हैं कि अंदर ही रहो, बाहर नहीं आना। तो उस तरीके का जो माहौल देखेगा जिस बच्ची ने देखा, तो अभी लोगों को कुछ वक्त तक, जो यहाँ बहुत लोकल है उसको असर रहेगा उनको, क्योंकि इतनी आम चीज़ नहीं है गोलियों का चलना। और ऐसे नामी लोगों का, ऐसे 2 बड़े नाम जिनको लोग जानते हैं, उनका इस तरीके से मर्डर, ये सब कुछ लोगों के जहन में घूमता रहेगा। तो जो लोग बहुत हाइपर लोकल हैं उनको तो अभी असर रहेगा। सड़कों की कंडीशन, अब जाके इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिनकी मजबूरी है इधर से आना जाना, बाकी बेवजह इधर बहुत मुश्किल से ही चलता फिरता कोई शख्स आपको मिलेगा। ज़्यादातर लोग अपने कामकाज से निकले हैं और जिनको परमिशन है, अंदाज़ा पूरे प्रयागराज को है कि ये रास्ता बंद है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर जाने से पहले बहुत सारी परमिशन और पुलिस से पूछताछ से गुजरना होगा, इसीलिए लोग नहीं चुन रहे हैं। ये पूरा रास्ता मीडिया और पुलिसकर्मी, जब से मैं यहाँ आई मैंने यही देखा। इसके अलावा बहुत ही कम लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ियाँ भी थी अर्षा, वो भी बाहर ही पार्क करके रात में अंदर गए। उनको अपनी गाड़ी अपने घर के सामने पार्क करने का भी मौका नहीं मिला, ना ही पुलिस ने ये रिस्क लिया। आज सुबह जब चीज़ें थोड़ी रोशन हुई तब जाके कुछ लोग अपनी गाड़ी लगाते दिखाई दिए। तो जैसी कंडीशन थी कल रात की, तो वो लोग वैसे ही छोड़ करके बस इंतज़ार करते रहे और दरवाजे खिड़की तक नहीं खुली रही किसी के घरों की, कि कोई इस चीज़ को देखना भी नहीं चाहता है कि
बहुत तमाशा लगाएं या देखें क्या हुआ, नहीं। कल की जो स्थिति थी, लोग सहमे हुए थे, अपने घरों की खिड़की दरवाजे भी नहीं खोल रहे थे इस गली में, और वो चुपचाप शायद जानकारी भी ले रहे थे तो टीवी से ही ले रहे थे, वो नहीं खोल करके या देखे गली में क्या हो रहा है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, दूर दूर तक इस पूरे इलाके में कोई निकलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। अब जाके बड़ी मजबूरी में कुछ लोग निकल रहे हैं, जो कि ये बाजार उजाला हो गया यहाँ पर। तो ऐसे में कैसी सुबह देखने को मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए, प्रयागराज, वही हमारे सहयोगी मोइन कह रहे थे कि बनारस से ज़्यादा दूर नहीं है, संगम का किनारा है। तो जहाँ नदियाँ होती हैं, संगम होता है, वहाँ की सुबह ऐसी होती है, लोगों को पहले उठने की आदत होती है। वही कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान करने वाली नगरी है ये, संगम स्नान करने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ की सुबह जल्दी होती है, लोगों में बहुत उत्साह रहता है सुबह को लेकर के, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठे तो होंगे, सहरी करने वाले लोग उठे तो होंगे, लेकिन घरों से बाहर निकल करके ऐसे टहलने वाले लोग नहीं हैं। घरों से बाहर अमूमन जो ऐसे ही अपने से मिलते, हंसते, मुस्कुराते, बातचीत करते लोग होते होंगे, वो आज नहीं है, और वो अभी कुछ दिनों तक इस इलाके में नहीं रहेंगे। पूरे प्रयागराज में नहीं, पूरे प्रदेश में जिसके चर्चे हैं, जिस तरीके की बातें हैं, सो करके अखबार का पहला पन्ना जब वो खोल रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जहन में रहने वाली हैं। सवाल के तौर पर कुछ लोगों की जिज्ञासा रहेगी, जिनको बहुत दूर से देखने का मौका मिला है, बहुत दूर से इस खबर को खबर की तरह देख रहे हैं, वो क्यूरियस होंगे, वो जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, पुलिस वालों की मौजूदगी में कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें अब सवाल के तौर पर रहेंगी। लेकिन हाँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर माहौल है, यहाँ पर परिस्थिति है, यहाँ पर कंडीशन है, जिसके साए में लोगों को रहना है, जिसके साथ लोगों को अभी कुछ दिन तक रहना होगा। यहाँ पर गहमा गहमी बनी रहेगी। यहाँ इसी एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर पोस्टमार्टम होना है, और इसीलिए आने वाले कुछ दिन तक इस क्षेत्र में, और वैसे भी ये प्रयागराज का पश्चिमी क्षेत्र है जो कि प्रभाव क्षेत्र माना जाता है अतीक का, उसके परिवार का, तो यहाँ पर उसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ सुरक्षा कमिश्नरेट प्रयागराज थाना शाहगंज की जो है, यहाँ पर अभी नज़र ज़्यादा रखेगी, निगरानी ज़्यादा रहेगी, चौकसी ज़्यादा रहेगी। शायद आने वाले 3-4 दिनों तक भी ऐसी ही निगरानी, चौकसी बनी रहे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल, चलिए अनुभव का रुख कर लेंगे। अनुभव, जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखे जा रहे हैं, और क्या सन्नाटा पसरा हुआ है वहाँ पर भी? से पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है, उसके मद्देनजर तो हर जगह सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए, हाई अलर्ट पर है। लेकिन ऐसी कोई भी हम कहें कि अनहोनी, या हम कहें कि कहीं ऐसा प्रदर्शन लखनऊ में कहीं नहीं देखने को मिला। लखनऊ में बिल्कुल शांत है माहौल, पहले भी था, अभी भी है। यहाँ पर कोई, अगर हम कहें कि अतीक की हत्या हो गई, अशरफ की हत्या हो गई, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत कानून व्यवस्था को खड़ी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो सुबह हुई है, लोग निकले हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, कुछ लोग देखिए टहल रहे हैं, बच्चे टहल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट सिर्फ इसलिए रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कानून व्यवस्था के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होने जा रहा है, या फिर हम कहें कि इससे कोई बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है अलग अलग ज़िलों में। नहीं, ये तो इसलिए रखा गया है, धारा 144 इसलिए लगाई गई है कि कहीं पर भी कोई ऐसी आपात स्थिति न पैदा होने पाए, कहीं पर भी कोई कानून से खिलवाड़ न करने पाए, कहीं पर भी आम लोगों को कोई समस्या न होने पाए, कहीं पर भी कोई झूठी अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। और आप अगर हम बात करें, ना केवल लखनऊ की बात करें, बल्कि हम अगर वाराणसी की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, मऊ की बात, तो हर जगह इसी तरह स्थिति सामान्य है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर स्थिति कहीं कुछ गड़बड़ है, पर ये ज़रूर है कि जिस तरीके से हत्या हुई है अतीक अहमद की, अशरफ की, दोनों भाइयों की जिस तरह से हत्या हुई है, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में थे। पुलिस कस्टडी में वो कहाँ जा रहे थे? अस्पताल जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि कोर्ट ने कहा हुआ है कि 24-24 घंटे पर इनका जो है वो मेडिकल कराया जाए। उसी मेडिकल को कराने के लिए पुलिस लेकर जा रही थी, और तभी अस्पताल में ही पहुंचकर वहां हमलावर पहुंचते हैं और गोली मारकर दोनों की हत्या कर देते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है।
बिल्कुल अनुभव, तो लगातार यहाँ पर हमलावरों से पूछताछ जारी है और परत दर परत यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। हमलावरों के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई है। ऐसे में क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने निकल कर आई है। लगातार उनसे पूछताछ जारी है कि अंदर खाने कोई खबर मिल पा रही है अभी तक? देखिए, उनसे पूछताछ हो रही है और लगातार ये भी पता चला है कि वो तो जेल भी जा चुके हैं। हालांकि अपराध क्या था इस बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता चला है कि उनका क्रिमिनल यानी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। तीनों जो अपराधी हैं और जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, जो नंबर प्लेट पड़ी थी वो भी फर्जी थी, फेक नंबर था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग तो उन्होंने पहले की है। अब प्लानिंग कब से कर रहे थे, क्यों उन्होंने उसी जगह को चुना? क्या उनको पता था कि वहाँ पर पुलिस कम रहेगी, या उनको पहले से इस बात की जानकारी थी? क्यों वो वहीं जगह पर गए, वहीं पर क्यों गोली मारी? दूसरी जगह उन्होंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया? और क्या इससे पहले यानी कल से पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी? ये तो सारी चीज़ें अब पूछताछ में ही सामने आएगी और पुलिस तो लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, जो जांच कमेटी भी बनी है, जुडिशियल इंक्वायरी जो हो रही है, उसकी वो भी जब जाएगी तो पता करेगी कि आखिर कैसे ये जो है चूक हुई कि पुलिस की अभिरक्षा में जो अपराधी हैं वो पहुंच जाते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हालांकि पुलिस वालों पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन अब जब इंक्वायरी होगी पूरे मामले की तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और जो पूछताछ हो रही है लगातार, हम कहें जब उन्होंने हत्या की उसके तुरंत बाद, जैसे उन्होंने सरेंडर किया उसके बाद से ही उनसे पूछताछ हो रही है। तो आप ये देखिए, तकरीबन 7-8 घंटे से पूछताछ हो रही है और पुलिस तमाम सारे नंबरों को भी खंगाल रही है। तमाम सारे जो हम कह चीज़ों को उसने नंबरों को सर्विलांस पर भी अब तक लगाया होगा, तो उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और वो जब जानकारियाँ मिलेंगी, एक एक कड़ी को पूरी पुलिस जोड़ेगी। ना केवल ये जो 3 हम क्या हमलावर हैं, ये हत्या आरोपी हैं, बल्कि कोई इनके पीछे अगर है तो उस तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।